नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। सुबह से ही बाजार एक सीमित दायरे में कामकाज कर रहा था और कहीं ना कहीं जो दिशा थी वो नकारात्मक देखने को मिल रही थी। लेकिन सबको जो इंतजार था वो था आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का। पॉलिसी आई और पॉलिसी आने के बाद जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा रेपो दरों में, इसके बाद हमने एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखी बाजार में। बैंक निफ्टी में शानदार रिकवरी देखने को मिली, करीब करीब 300 अंकों की रिकवरी देखने को मिली। लेकिन एक ऐसी खबर आई जिसके चलते बाजार में काफ़ी तेज़ी के साथ गिरावट देखने को मिली और ऊपरी स्तरों से बाजार काफ़ी तेज़ी के साथ फिसला। और अगर हम बात करें तो एक समय निफ्टी जो है 19,500 के नज़दीक आता हुआ दिखाई दिया था और आज का ये जो है इंट्राडे लो भी देखने को मिला, बल्कि 19,500 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया। 19,495 ये आज का इंट्राडे लो बनता हुआ दिखाई दिया, जबकि इंट्राडे हाई जो था वो 19,623 का था। तो करीब करीब 125 अंकों की ज़्यादा की रिकवरी, उतार चढ़ाव जो है आज बाजार के अंदर देखने को मिला। अभी अगर हम देखें तो लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी है, करीब अगर हम देखें तो करीब 70-75 अंकों की रिकवरी आ चुकी है। लेकिन अभी भी 64 अंक नीचे निफ्टी कामकाज करते हुए 19,567 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी इस समय नकारात्मक है। 32 शेयर ऐसे हैं निफ्टी के 50 में से जहाँ पर कि लाल निशान देखने को मिल रहा है और 18 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर कि बढ़त देखने को मिल रही है। अब इस तरह की उतार चढ़ाव भरे बाजार में किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए, खासतौर से बैंकिंग शेयरों की जो पिटाई देखने को मिली है वहाँ अब क्या करना चाहिए, किस तरीके से आने वाले समय के लिए क्या खरीदारी करें, बाजार से दूर रहें। साथ ही जो खबरों वाली कंपनियां हैं, इस गिरते हुए बाजार में भी हम देख रहे हैं बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जहां पर कि अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। वहां आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देंगे और साथ ही साथ आज से एक नया आईपीओ खुला है, वहां पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये हम ठीक 1:45 आपको बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए वाह क्या आईपीओ के सेगमेंट के लिए भी और आखिर में चुन चुन के। तो इन तमाम चीज़ों के लिए लगातार अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहिए। और अब आपको रूबरू कराते हैं आज के हमारे खास मेहमान से। हमारे साथ नितलेश पावस्कर जी मौजूद हैं, तकनीकी रूप से बाजार को पढ़ते और देखते हैं। नितलेश जी, आपकी मुराद जो है काफ़ी लंबे समय से जो थी वो काफ़ी हद तक अब पूरी हो गई है। पिछले हफ्ते जो हम लोग मिले थे और उसके बाद से हमने देखा कई सारे घटनाक्रम देखने को मिले। बाजार ऊपरी स्तरों से काफ़ी हल्का भी हो चुका है। अब क्या करना चाहिए सर? अभी भी क्या मंदी करके ही चल रहे हैं आप, या फिर अब आपको लगता है काफ़ी गिरावट आ चुकी है, अब यहाँ पे खरीदारी का मौका तलाश रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून। अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट शो में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, 19,800 के आसपास मार्केट चल रहा था। तो वहां पे भी हम लोगों ने सेल कॉल इनिशिएट किया था 19,400 की टारगेट के लिए। कल भी मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग जब दिखा रहा था तब भी मैंने 3:10 के आसपास क्लाइंट को बोला कि यहाँ पे पोजीशंस को शॉर्ट करो। जैसे ही पॉलिसी अनाउंस होगी 120 पॉइंट का डीप देखने को मिला, हम लोगों ने 50% क्वांटिटी को बुक कर लिया है और कल का जो हाई है हम लोग इस स्टॉप लॉस के साथ चलने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कि मार्केट में आने वाले समय में 19,200 से लेके 19,170 ये लेवल्स मुझे लग रहा है कि चार्ट्स के ऊपर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। अगर हम देखेंगे तो क्रूड को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्रूड कंटिन्यूअसली तेजी पकड़ रहा है, 7,000 रुपए के ऊपर सस्टेन हो रहा है। डॉलर भी अगर हम लोग देखेंगे तो 83 के आसपास चल रहा है। इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो जो आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं जिसके बारे में अभी कोई जिक्र नहीं हो रहा है वो शायद से सामने आ सकती है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। आज का जो पॉलिसी मैंने ज्यादा सुना नहीं, सिर्फ रेट कट के बारे में और 2-3 चीजें उसके बारे में सुनी। लेकिन अभी के लिए जो इन्फ्लेशन आएगा वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बारिश ने कुछ जगह पे खेल बिगाड़ा है, फूड इन्फ्लेशन भी काफी हायर साइड पे आ सकता है, वो देखना पड़ेगा। आज यूएस का डेटा भी आने वाला है इन्फ्लेशन का, तो वहां पे कैसे रिएक्ट करता है वो चीज देखना पड़ेगा। देखो हम लोग शॉर्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर लेवल के ऊपर शॉर्ट कर रहे हैं। पोजीशंस को धीरे धीरे करके हम लोग हमारे शॉर्ट को भी कवर कर गए और साथ साथ ऊपर की साइड में पोजीशंस को फिर से बिल्ड भी कर रहे हैं। तो आने वाला समय आपको डिसाइड करेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। पॉलिसी में इतना अगर जो हम लोग चीजें कहते हैं कि एग्रेसिव जो चीजें होनी चाहिए थी, तो वो थोड़ा सा लग रहा है कि क्या आने वाले समय में पता चल सकता है। नेक्स्ट पॉलिसी को ज्यादा क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। जो रेट कट का एक्सपेक्टेशन था वो रेट कट शायद आगे कंटिन्यू होता है या फिर स्टॉप होता है या फिर कमेंट्री थोड़ा सा खराब आता है, वो एक बार के लिए देखना पड़ेगा। तो मेरा व्यू जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल होगा। मैं एक और मेक और ब्रेक लेवल निफ्टी का आपको बता देता हूँ, 19,480 जहां से मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई कल के सत्र में भी और आज के सत्र में 19,500 के आसपास का। तो वो लेवल जो है वो मेक और ब्रेक लेवल वाला होगा। वो एक बार आपको देखना पड़ेगा कि वैसे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है।
और अगर रही बात मार्केट नीचे गिरता है तो डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग रहेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। जहां पे भी वीकली चार्ट मंथली चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिले थे, वहां पे अगर रिटेस्ट होता है तो वहां पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी क्या कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो। बाजार अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉन्गर टर्म में काफी बुलिश है, लेकिन हम लोग काफी ट्रेडिंग करते हैं तो इस वजह से छोटा मोटा जो डीप मिलता है तो उसको हम लोग जो राइज मिलता है उसको सेलिंग में भी हम लोग प्लान। ठीक। तो 19,480 मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे जाता है तो बाजार में गिरावट गहराएगी। लॉन्ग टर्म में नीतीश जी का मानना ये है कि लंबी अवधि का नजरिया है तो मार्केट में वो बुलिश है, लेकिन हाँ चूंकि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बीच बीच में ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी जहां पर आप मंदी खेल करके भी कमा सकते हैं। अब आज बाजार क्यों टूटा, क्रेडिट पॉलिसी की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर है। ये तो हम सब जान रहे थे कि अगर रेपो रेट और रिवर्स रेपो में कोई बदलाव नहीं होता है बाजार के लिए अच्छी बात है, वो देखने को भी मिला और उसी वजह से हमने बाजार में जैसे पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई एक रिकवरी भी देखने को मिली, बैंक निफ्टी हरे निशान में आता हुआ। लेकिन मूड किस खबर ने बिगाड़ा, जरा आगे बढ़ाइए जरा क्रेडिट पॉलिसी की बड़ी बातों को। और मूड बिगाड़ा कि आरबीआई की तरफ से ये कहा गया कि सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई है और जो है सीआरआर के अंदर जो है अतिरिक्त 10% बैंकों को रखना होगा सीआरआर के अंदर। ये जो है एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर निकल करके आया है। ये जो बड़ी खबर है ये आपके जब सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, बैंकों को अतिरिक्त 10% सीआरआर रखना होगा। 12 अगस्त से ही ये 10% सीआरआर रखना होगा। 90 से 95 हज़ार करोड़ के आसपास की जो है लिक्विडिटी इससे जो है सक होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सिस्टम में जो 2000 के नोट वापस लिए जा रहे हैं उसके चलते अतिरिक्त लिक्विडिटी आ गई है और उसको जो है ये टेम्प्रेरी व्यवस्था है, इसको आगे चल के वापस भी लिया जाएगा। दूसरी बड़ी दिक्कत जो आई है वो ये है कि FY24 में आरबीआई ने महंगाई दर के अनुमान को 5.1% से बढ़ा करके 5.4% कर दिया है, यानी इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न बना हुआ है। तो जो लोग कह रहे थे कि कब से कटौती चालू होगी, तो अभी कटौती की बात तो भूल जाइए। अगर वाकई में इन्फ्लेशन एक कंसर्न बन करके दिखाई देती है, बनी हुई दिखाई देती है, तो फिर क्या आरबीआई आगे चलकर ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी कर सकता है। FY24 के अंदर अब ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं होती हुई दिखाई दे सकती है अभी की जो स्थिति है उसके मुकाबले। हालांकि अर्थव्यवस्था को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव बातें भी कही गई हैं और त्योहारी सीजन में खपत और निवेश को सहारा मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद दो बड़ी चीज़ों ने, एक तो इन्फ्लेशन और दूसरा अतिरिक्त सीआरआर, ये दो चीज़ों को लेकर के बाजार में घबराहट देखने को मिली और इसकी वजह से आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बड़ी बातें लगातार स्क्रीन पे आपके चलती रहेंगी, लेकिन जो है तमाम सारे दर्शक हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं पहले जरा उनके प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएं फटाफट। इस बीच प्रतिमा कुमारी जी कह रही हैं नमस्कार सर जी। नमस्कार प्रतिमा जी, कैसी हैं आप? जस्ट गौतम जी कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून गौतम जी, कैसे हैं? कार्यक्रम में आप जुड़े रहिए। इस बीच अमीम कीड़ा जी ने कहा है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ चुन चुन के और बजिंग स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। अपना प्रश्न भेज दीजिए, आज आपका प्रश्न ले लिया जाएगा, नाराज मत होइए। चलिए, इस बीच सुजल रानी जी कह रहे हैं कि नमस्कार सर। नमस्कार। इन्होंने अच्छा प्रश्न भेज दिया है और इन्होंने कहा है कि 4000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं उदयपुर सीमेंट के 38.20 के भाव पर और 6000 शेयर ले रखे हैं स्टील एक्सचेंज के। सर, उदयपुर सीमेंट के इन्होंने 4000 शेयर ले रखे हैं, 38 रुपये की इनकी खरीद है। अभी अगर हम जरा एक बार प्राइस चेक कर लेते हैं कि इस समय ये नुकसान में है या घाटे में, नुकसान में है या फ़ायदे में, तो उदयपुर सीमेंट के शेयर की बात करें तो अभी जो है 34-35 रुपये चल रहा है। आज अच्छी तेज़ी है, 4% ऊपर है, लेकिन इनकी खरीद से अभी भी जो है 3-4 रुपये नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले एक महीने में शानदार रिकवरी देखने को मिली है, 32-33% के आसपास की तेज़ी शेयर में आती हुई दिखाई दी है। पिछले 6 महीनों में 45% का रिटर्न दिया है, लेकिन फिर भी ये घाटे में, इन्होंने काफ़ी ऊपर के भाव पर ले रखे हैं। कैसे देख रहे हैं सर उदयपुर सीमेंट को आप? देखो, उदयपुर सीमेंट का मैं चार्ट देख रहा हूँ तो उसका लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट 5 जो आज अभी चल रहा है। इन्होंने कौन से रेट के ऊपर गया है वो एक बार के लिए आप चेक कर लेना, क्योंकि 35 का ही रेट अभी चल रहा है मार्केट में। तो और ये मेरे हिसाब से लाइफ टाइम हाई है, 2022 का ही मेरे पास चार्ट है। ये हालांकि लिस्टिंग है क्या जी? ये हाल फिलहाल की लिस्टिंग है क्या, नहीं 2022 या फिर नहीं नहीं, हाल फिलहाल की लिस्टिंग तो नहीं दिखाई दे रही सर। लेकिन एक इन्होंने मिनट 38-20 पे कब लिए हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी 35 के आसपास ये शेयर चल रहा है। बीएससी का चार्ट देख लेता हूँ, मैं एक बार बीएससी का जी चार्ट जी, देख। चेक कर लीजिए आप। ओके ओके, मेरी चार्ट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इस वजह से ये चीजें हो रही थी, सॉरी फॉर दैट। देखो, मोमेंटम स्टॉक में बने रह सकते हैं
काफी अच्छे लेवल से वीकली चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट तभी फेल माना जाएगा जब ये काउंटर 29 के ऊपर नीचे ट्रेड करेगा। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफी बुलिश लग रहा है। 37 जैसे ही क्रॉस करेगा वो हमें 42 रुपीज के आसपास के टारगेट दिखा सकता है। ये सेम स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो IRFC भी बना था, लास्ट टाइम भी हम लोग शो कर रहे थे, मैंने एक चीज कही थी, जिस दिन ये 42 रुपीज का लेवल ब्रेक करेगा 39 रुपीज का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा दो, 47 से लेके 49 ये लेवल देखने को मिल सकता है। तो वैसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर इस स्टॉक में बना है और नीचे में 29 अगर निकल जाता है तो एक बार के लिए जो भी है वो एग्जिट कर लेना। 37 रुपीज ब्रेकआउट करने के बाद 42 रुपीज पहला टारगेट आएगा, वहां पे आपको जो स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा वो 34.50 का स्टॉप लॉस ट्रेल। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस बीच मोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। मोहित जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मोहित जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं लुधियाना से। लुधियाना से, बहुत अच्छी बात सर। क्या करते हैं मोहित आप? मैं जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं कैंपस एक्टिववेयर परचेज किया है 200 स्टॉक्स 289 के प्राइस पे। 289? 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। 289? हाँ जी। अच्छा, चलिए अभी उसी के आसपास ये शेयर चल रहा है। हालांकि रिजल्ट्स को लेकर के थोड़े अच्छे नहीं रहे थे, उसके चलते बीच में दबाव देखने को मिला था कैंपस एक्टिववेयर के अंदर जो है। पिछले एक महीने में करीब 10% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। 6 महीने में अगर हम देखें तो 31% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। क्या सोच के लिया था कैंपस एक्टिववेयर? क्या बहुत टूट गया इस वजह से लिया आपने? किसी ने सजेस्ट किया था मोहित? लास्ट ईयर मुझे IPO में लॉट हुए थे तो उस टाइम मैंने उसके बाद 555 पे सेल कर दिया था। अच्छा, तो वही था कि अभी थोड़ा ब्रेक हो गया होगा तो बढ़ेगा अभी। चलिए, लेकिन हालांकि रिजल्ट्स वगैरह अच्छे नहीं रहे, इस वजह से थोड़ा सा दबाव यहाँ पर पिछले एक साल में जब बाजार इतना तेज चल रहा है तो इस शेयर ने जो है 30-31% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। सर क्या करना चाहिए? जिस भाव पे लिया है उसी भाव के आसपास है, तो ये इन्होंने ये सोच के लिया कि IPO में तो पैसे बन गए, फिर से नीचे आ गया, फिर खरीद लेते हैं, फिर भाग जाएगा। अभी क्या बने रहें या आपको और गिरावट की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? देखो, एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें तो जी, 82 का एक लो है तो एक बफर पॉइंट पकड़ के चलो 275 के आसपास का जो पैनिक लो बना था 2 अगस्त की कैंडल का, उसके बाद इसमें मल्टीपल इनसाइड कैंडल बन गए और जहां से एक मोमेंटम डाउनसाइड का आया है तो एकदम स्टीप डाउनसाइड मोमेंटम दिख रहा है मुझे, तो यहाँ से एक बाउंस आने के चांसेस ज्यादा मुझे लग रहे हैं। लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान से रखे 275 रुपीज का। और एक चीज मैं दूसरा एक पॉइंट देख रहा हूँ, अगर ये काउंटर 307 रुपए के ऊपर निकलता है तो मोमेंटम फिर से आएगा इस स्टॉक में। मैं ये चीज क्यों कह रहा हूँ, अगर हम लोग देखेंगे 2022 जून 2022 का लो, उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट नहीं 2023 बार बार उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके एक ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन जो दिया है वो एक पैनिक कैंडल का ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन उसके बाद फॉलो अप सेलिंग नहीं आई इसमें, तो इसके ऊपर सस्टेन होता है तो मोमेंटम इसमें फिर से बनना चालू हो जाएगा। 340 345 के लेवल्स भी दिखा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस बीच उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ गौतम जी ने प्रश्न भेजा हुआ है और इनका प्रश्न है ITC को लेकर के। इन्होंने 307 रुपये पे ये शेयर खरीदे हैं, 180 के शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं कि मैं और ऐड करूं या फिर अभी इस लेवल पे वेट करना चाहिए और गिरावट आएगी उसके बाद ऐड करना सही रहेगा। तो इन्होंने ये अब यहाँ पर जो है थोड़े और शेयर ऐड करना चाह रहे हैं। 307 की इनकी खरीद है, 452 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। ITC में शानदार रिटर्न देखने को मिला है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि और शेयर खरीदने हैं तो थोड़ी सी गिरावट का वेट करें या फिर अभी इन लेवल्स पे भी आपको लग रहा है कि खरीदारी की जा सकती है? 5-6 महीने में पिछले 21-22% शेयर चला है, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है सर, तो क्या और ऐड कर सकते हैं इस लेवल पे? देखो, इस लेवल में थोड़ा सा अगर आप प्लान करोगे, नीचे प्लान करना 380 से लेके 410 ये रेंज में थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हो। हालांकि मैंने 490 या फिर 495 के आसपास सेल कॉल इनिशिएट किया था इस काउंटर के ऊपर 450 के टारगेट के लिए। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ITC का मुझे काफी पसंद है। मैंने 200 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था ये स्टॉक को, 550 के टारगेट भी दिए थे, तब लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। लेकिन जो चीज आपको पहले समझ में आती है तो लोग पहले उसको अवॉइड कर देते हैं। तो ये लेवल 380 से लेके 410 इस रेंज में ले सकते हो, काफी अच्छा लेवल है। क्यों ये अच्छा लेवल है, यहाँ से एक बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया था
और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप एक्यूमुलेट करते हो 2017 का भी जो टॉप था वो 370 के आसपास का एरिया था, तो इस रेंज में मिलता है तो डेफिनेटली ऐड करो 410 से लेके 380। चलिए 380 से 410, ये अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये लेवल जब आपको देखने को मिले वहाँ पर आप ऐड कीजिए, वो आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह रहेगी, क्योंकि आपको ऊपर की तरफ अच्छे अपसाइड का भी मौका मिलेगा और वहाँ पर अच्छे सपोर्ट भी हैं। तो वहाँ पे आपके लिए फ़िलहाल ये सलाह है कि उन लेवल्स के आसपास आप वहाँ पर जो है निवेश कर सकते हैं। इस बीच योगी जी की टिप्पणी आई है। विपुल जी, नितेश जी और माई9 की पूरी टीम को राम मेरी राम राम। राम राम योगी जी, और धन्यवाद आपका। हर बार की तरह आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। कुछ एक और दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। अभिमन्यु गुप्ता जी कह रहे हैं, सर यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक पे शॉर्ट टर्म व्यू बताइए। अब आपने लिया है कि लेना चाह रहे हैं, ये भी बता देते तो अच्छा रहता मन्यु जी, लेकिन ठीक है पूछ लेते हैं। यस बैंक पे पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सवाल आ रहे हैं सर। अब लोगों को कई बार ये लगता है कि सस्ता शेयर है तो हो सकता है कि यहाँ पर रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलेगा। हालांकि पिछले 1 महीने में देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट चाल देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पिछले 1 महीने में क्या पिछले 6 महीने में ये एक सीमित दायरे में ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या सलाह रहेगी सर? एक दायरे में फंसा हुआ है, इसमें शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं। देखो यस बैंक का अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 17.50 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 17.50 18 रुपए के आसपास। जब ये लेवल क्रॉस करेगा तो आप फिर से इंटर कर लेना, लेकिन अभी आपने लिया होगा तो 16.50 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस क्या कर लेना, मेंटेन कर लेना। मेरे हिसाब से IDFC फर्स्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस स्टॉक के ऊपर मैं काफी बुलिश हूँ, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ से पोजीशंस को एग्जिट करे, नीचे मिलता है तो डेफिनेटली स्टॉक में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें एक राइज देखने को मिला है डेली चार्ट के ऊपर आप ट्रेंड लाइन को प्लॉट करोगे और बैक टू बैक अच्छा खासा मोमेंटम के बाद अभी ये स्टॉक ठंडा पड़ चुका है, इसमें मोमेंटम नहीं है। अगर यहाँ से गिरता है 87 85 का रेट के आसपास चल गया है, वहां से गिरता है, मेरे हिसाब से स्टॉक एक बार 72 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो एटलीस्ट अगर आप प्रॉफिट में हो तो ट्रेडिंग बेसिस का 85 रुपीज का स्टॉप लॉस है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं मनु जी आपको आप राय मिल गई होगी। चलिए राजीव सोनवाल जी से बातचीत कर लेते हैं। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार मुकुल सर। नमस्कार विपुल सर, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं राजीव जी, आप कैसे हैं? बस सर बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। जीवन में सब कुछ? हाँ सर, क्या करें? दो सवाल है सर, दो सवाल पूछ लीजिए सर। बिल्कुल 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 पूछ लीजिए सर जी। हाँ सर, पहला सवाल सर है ये अपना वी गार्ड पे। अच्छा जी, कितने शेयर ले रखे? दूसरा है थॉमस कुक। अच्छा, सर वी लेना गार्ड। है, अभी निवेश नहीं किया है, निवेश करना चाहता हूँ। अच्छा, थॉमस कुक और वी गार्ड में निवेश करना चाह रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। हाँ वी सर, गार्ड पे जरा अभी हम देखते हैं क्या भाव इस समय देखने को मिल रहा है। तो वी गार्ड अब के भाव अगर देखें 310 के आसपास चल रहा है, 1.5% की आसपास की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने की बात करें 24-25% शेयर चला है सर। अभी क्या करना चाहिए, क्या एंट्री कर सकते हैं? थॉमस कुक एक और कंपनी है जहां पर कि ये खरीदारी करना चाह रहे हैं और आज शानदार मूव देखने को मिल रहा है। ये सर ये जो थीम है ख़ासतौर से जो चाहे वो वर्ल्ड कप को लेकर ख़ासतौर से कि ये उम्मीद की जा रही है कि इससे जो है तमाम टूरिज्म बढ़ेगा तो उसका फ़ायदा थॉमस कुक जैसी कंपनियों को हो सकता है। आप कैसे देख रहे हैं इस थीम को? आज 5.5% ऊपर है, पिछले 5 दिन में 21% ऑलरेडी भाग चुका है सर। बना सकते हो स्टॉक में, लेकिन थोड़ा सा एक रेंज बना के पोजीशंस बनाना। अभी थोड़ा सा 25% ले लेना, थोड़ा सा और डिप मिलता है, ऑलमोस्ट अभी 105 रुपए के आसपास चल रहा है, तो थोड़ा सा अगर 98 रुपीज के आसपास मिलता है तो 50% ले लेना। तब 95 रुपीज तक आप इसको क्या कर सकते हो, धीरे धीरे पोजीशंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। 88 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में जो ब्रेकआउट आया था वो 90 रुपीज के आसपास ब्रेकआउट आया था और वहां से एक 50 रुपीज का एक मोमेंटम ऊपर के साइड में चला है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में अगर आप ऐसे प्रकार के काम करोगे तो मेरे हिसाब से आपको बेनिफिट होगा। नहीं तो आप एक ही जगह पे इकट्ठा माल खरीदोगे और थोड़ा सा स्टॉक में एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा तो आप डर सकते हो और पोजीशंस को काट सकते हो। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके आप पोजीशंस क्या कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। दूसरा कौन सा स्टॉक? जी, एक थॉमस कुक पे लेना चाह रहे हैं, दूसरा वी गार्ड पे भी इनका खरीदारी करना चाह रहे हैं। अभी 300 के आसपास शेयर चलता हुआ। हालांकि इन्होंने नजरिया अपना नहीं बताया कि कितने समय के लिए लेना चाह रहे हैं, लेकिन अभी खरीदारी करना चाह रहे हैं वी गार्ड में। देखिए वी गार्ड में मोमेंटम अच्छा है, स्टॉक अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा अगर नीचे मिलता है तो 88 टू 90 के आसपास तो लिया जा सकता है।
क्योंकि वीकली कैंडल के ऊपर थोड़ा सा ऊपर की साइड में रिजेक्शन मिल रहा है। अगर ये रिटेस्ट करने आता है इस लेवल 290 के आसपास, तो जी 270 स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप क्या कर सकते हो, पोजीशन रख सकते हो। 270 के नीचे जाएगा तो ये स्टॉक थोड़ा सा क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक। चलिए थाने चलते हैं महाराष्ट्र, और वहाँ हमारे साथ राजेंद्र जी मौजूद हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हैं राजेंद्र जी आप? बहुत बढ़िया हूँ सर जी। एक दो दिन में आपसे बातचीत होती रहती है। बहुत और अच्छी बढ़िया लगता है आप सर। मनी नाइन का हर प्रोग्राम देखते रहता हूँ, नई नई जानकारी मिलती है। लेकिन सर जी यार, आपसे आज एक खुशी भी यार, जो आपने शेयर बताया परसों अरविंद जी ने, जो JWL का, वो जी। बहुत बढ़िया शेयर है। मैं उसका स्टडी भी किया, मतलब ऑनलाइन पूरा। जी, तो JWL, लेकिन वो 2 दिन से सर अपर सर्किट ही लग जा रहा है, शेयर ही नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए क्या करें? और ये जो तो लोअर सर्किट और अपर सर्किट का क्या मापदंड रहता है? ये 5% 10%, उसके बारे में थोड़ा नए जो हम लोग उनको थोड़ा जानकारी देते थे तो अच्छा लगता है। और ये शेयर कैसे मिले JWL का? मैं समझ गया, ये इस पे अरुण जी थे हमारे साथ और उन्होंने ये इस पर जो है अरविंद जी। हाँ हाँ जी जी जी, अरविंद जी नहीं, वो उनका नाम अरुण केजरीवाल है सर। तो अरुण केजरीवाल जी, केजरीवाल जी, हाँ सर। हाँ अरुण केजरीवाल जी थे और उन्होंने ये रिकमेंड किया था। चुन के शेयर में उन्होंने जुपिटर वैगन लिमिटेड को शेयर दिया था, और उसके बाद से इस पे अपर सर्किट नहीं खुल रहा है। देखिए अपर सर्किट क्यों लगाया जाता है वो आपको बता देते हैं। हर शेयर के लिए अलग अलग मापदंड होता है। ज़्यादातर हम देखते हैं 5% 10% पे लगता है। जो बड़ी कंपनियां नहीं होती हैं उसमें अगर एक बार सर्किट लग जाता है जल्दी खुलता नहीं, मतलब उस दिन नहीं खुलता है। क्यों लगाया जाता है सेबी की तरफ से? इसलिए कि अगर शेयर में कोई बड़ी गिरावट आए तो हमारे जैसे जो आप आम निवेशक हैं उनको बहुत नुकसान ना झेलना पड़े। एक दिन में कहीं 50% अगर शेयर टूट गया तो सोचिए कितने लोगों की जमा पूंजी चली जाएगी। इसलिए 5-5% करके गिरे या 5-5% करके बढ़े। कई बार जब बहुत ज़्यादा खरीदार आने लगते हैं तो फिर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बात आपकी सही है कि अभी फिलहाल शेयर तो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो है इस पर हम राय जरूर ले लेते हैं यहाँ पर नितेश पावस्कर जी की। सर जुपिटर वैगन अभी हमने जो है इसी हफ्ते जो है हमारे खास मेहमान थे अरुण जी, और उन्होंने रिकमेंड किया था। अभी क्या करना चाहिए सर जुपिटर वैगन के ऊपर? देखो, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा, मैं स्टॉक ट्रैक नहीं करता हूँ। मैं जब भी किसी भी स्टॉक में सर्किट टू सर्किट वाला सिनारियो होता है तो मैं उससे दूर भाग जाता हूँ, क्योंकि इस स्टॉक के पीछे हम लोगों ने काफी हाथ जलाए चुके हुए। जब स्टॉक अच्छा चलता है बैक टू बैक सर्किट लगते हैं, और अगर लोअर सर्किट लगना चालू हो जाता है तो कितना बड़ा दर्द हो सकता है। वो एक बार के लिए आप एमटेक इंडिया, मतलब कैस्टिक टेक्नोलॉजी, जो 18 रुपए से चलना चालू हुआ था, 18 या फिर 38 रुपीज से चलना चालू हुआ था, वो ऑलमोस्ट 360 का एक हाई लगाया था। और वहां से जो कंटिन्यूअस लोअर सर्किट लगाना उसमें स्टार्ट किया था, तो वो कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट। तो मैं स्पेशली और मेरे जो क्लाइंट्स है उनको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट टू सर्किट वाले सिनारियो से हम लोग थोड़ा दूर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक और दर्शक भी हैं, लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर है। यहाँ पर सर्किट जो है इसका खुल चुका है। अभी जो है करीब 1-1.5% की मजबूती दिखाई दे रही है। तो अगर आप उनकी रिकमेंडेशन पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस और टारगेट उन्होंने दिया उसका ध्यान रखिएगा आप राजेंद्र जी। लेकिन एक और तुषार जी का भी इसी पर सवाल है, इन्होंने ले रखा है, जरा स्क्रीन पे सवाल लेते आइए। इनके पास जुपिटर वैगन के 105 शेयर हैं, 244 की इनकी खरीद है, 4-5 रुपये मिल रहे हैं सर। अब इनको ये नहीं पता है कि इनका नज़रिया क्या है, लेकिन 4-5 रुपये अभी जिनके पास जो ऑलरेडी ले चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए, किन लेवल्स पे एग्जिट करना चाहिए? अभी इनको जो है 249 का भाव है जी। देखो, अगर अगर मेरा पोजीशन होगा या मेरा क्लाइंट पूछेगा, इमीडिएटली बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पे एग्जिट का राय दूंगा। मुझे मालूम नहीं कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो सर्किट ओपन हुआ है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से इसमें फिर से एक लोअर सर्किट लगेगा आज के दिन। तो जो भी मिल रहा है तो एक बार के लिए पोजीशन हल्की कर ले, या फिर जो जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया है उन्होंने अगर फंडामेंटल स्टडी वगैरह बहुत कुछ की चीजें होती है उनकी स्टडी, तो आप एक बार उनसे राय ले लीजिए। नहीं तो कॉन्ट्रा हो जाएगा कि वो बाइंग रिकमेंडेशन करे या फिर मैं यहाँ पे एग्जिट दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा अलग होगा। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल अलग है थोड़ा सा, इस वजह से मैंने एग्जिट। तो वैसे भी उनका नज़रिया सर, वो चूँकि फंडामेंटली चीज़ों को देखते हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट थे, उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए 6-8 महीने के नज़रिए के लिहाज से उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी थी। तो फंडामेंटल फॉलो करना चाहते हैं तो आप जो है आप खरीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर टेक्निकल फॉलो करना चाह रहे हैं तो निकल जाइए। जो पैसे मिल रहे हैं वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि सर अपर सर्किट के बाद आज सर्किट खुला है, और नितेश जी ये कहना है कि हो सकता है इसमें लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो है
कुछ एक और दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। ज्योतिंद्र भगत जी ने प्रश्न भेजा है और ये कह रहे हैं कि सर मैं जानना चाहता हूँ केमिकल सेक्टर के बारे में, केमिकल सेक्टर में कौन सा शेयर मेरे लिए अच्छा रहेगा। सर केमिकल सेक्टर अगर आप ट्रैक करते हो तो क्या कोई शेयर यहाँ पर आपको अच्छा, आपका पसंदीदा शेयर कोई है जहाँ पर आप खरीदारी की सलाह देंगे इनको, ज्योतिंद्र जी को? पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था यहाँ पर कि एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ जो है दिखाई दिया था, जिसमें कि हम देख रहे थे काफ़ी सारी कंपनियाँ थीं, ख़ासतौर से फर्टिलाइज़र पैक में भी हालांकि कुछ दिन से काफ़ी सुस्ती ही देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, दीपक नाइट्रेट को एक बार मैं देखना पसंद करूंगा, लेकिन वो उसमें बार बार प्री लेवल से बिकवाली देखने को मिलती है। 2100 रुपए के ऊपर ये ट्रेड करता है, तो सिर्फ 2060 मतलब 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें लॉन्ग करके चल सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, ऐसे स्टॉक में क्वांटिटी और स्टॉप लॉस दोनों अच्छी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करें। जी चलिए अंकित जी से बातचीत कर लेते हैं। अंकित जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं अंकित जी? मेरे पास, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बताइए सर। सर मेरे पास लॉयड इंजीनियरिंग वर्क का 400 शेयर है जी जी। 7 रुपए के हिसाब से। अच्छा। और 10 शेयर है डेटा पैटर्न के, अच्छा, 781 के उसमें। 781 तो इसमें मैं नजरिया पूछना चाह रहा था कि कितना दिन तक होल्ड किया जा सकता है। अच्छा अच्छा। लॉयड स्टील किस भाव पे लिए हैं सर आपने? 7 रुपए, 7 रुपीज। 7 रुपीज। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए चलिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए पूछ लेते हैं। डेटा पैटर्न के बारे में आपको बता दें, अभी हमने कल परसों भी इसको डिस्कस किया था। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो एक ऑर्डर आया है कि लैपटॉप के कंप्यूटर को लेकर के कि इसका जो आयात है वो बंद कर दिया जाए, उसका कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और 781 पे आपने लिए हुए हैं तो आपको सबसे पहले पार्टी देनी चाहिए, क्योंकि अब इस शेयर का भाव 2000 के ऊपर पहुँच चुका है। शानदार अप मूव देखने को मिल रहा है और लगातार तेज़ी यहाँ पर डेटा पैटर्न में देखने को मिल रही है। पूछते हैं यहाँ पे क्या करना चाहिए। सर काफ़ी सकारात्मक खबरें हैं, कंपनी को और बड़े ऑर्डर मिलने की भी उम्मीद है। रिलायंस समूह से जो है बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब लैपटॉप आयात होगा नहीं तो कंपनी को करीब 1.5 करोड़ के आसपास लैपटॉप बनाने का ऑर्डर मिल सकता है। इस तरह की खबरें हैं। आप कैसे देख रहे हैं डेटा पैटर्न को? और दूसरा लॉयड स्टील पर भी इनका प्रश्न है। ये जो स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है, लेकिन ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना काफी जरूरी है। 2000 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि आपकी जो खरीद है उसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 गुना स्टॉक हो चुका है, लेकिन जो मुनाफा आता है उसको गंवाना नहीं है। तो ट्रेडिंग बेसिस का 2000 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और 2000 के नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को हटाइए। ठीक। और अगर उस पर भी अगर आप टिप्पणी कर सकें सर, लॉयड स्टील के शेयर भी इन्होंने लिए हुए हैं और लॉयड स्टील पे ये जानना चाह रहे हैं, 7 रुपए के भाव पे इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ था लॉयड स्टील का शेयर, और अभी क्या करना चाहिए इन लेवल्स के ऊपर? सर एक बार स्पेल बोलो। LLOYDS लॉयड्स स्टील। LLOYD अभी 50 के आसपास चल रहा है सर। स्क्रीन पर इस समय चार्ट हम दिखा रहे हैं, 50 रुपए के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इनकी 7 रुपए की खरीद है तो 7 गुना इनकी खरीद के भाव से बढ़ चुका है शेयर। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शार्प रिकवरी आई है, चार्ट्स पर हम देख सकते हैं। अगर आपको चार्ट ना मिल रहा हो तो आगे बढ़ें सर। अगर आपने 7 रुपए के आसपास लिया है तो डेफिनेटली आपको पहले तो बधाई देना चाहूंगा। 60% का प्रॉफिट लॉक करो और उसके बाद 44 रुपीज का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को छोड़, लेकिन एटलीस्ट 60% का प्रॉफिट बुक कर लें। तो यहाँ पर 50-60% प्रॉफिट आप बुक कर लिए सर, 7 गुना मुनाफा मिल रहा है। अंकित जी मुस्कुराइए और प्रसन्न रहिए, कुछ प्रॉफिट घर पे भी ले जाइए, ताकि ऐसे ही इसी तरह की कुछ एक और कंपनी आप आइडेंटिफाई कर सकें, वहाँ जो है पैसे आपके मल्टीप्लाई हो सकें। ये फिलहाल सलाह है आपके लिए। अब चलिए जरा अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। अगले दर्शक यहाँ पर पूछा गया है हेमंता दत्ता जी की तरफ से, कह रहे हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन पे राय जानना चाह रहे हैं, किस भाव पे लिया है, कितने शेयर ले रखे हैं सर? कुछ अगर आप ये भी अगर मेंशन किया करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि आपके लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो हम बता सकेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पर आज अगर देखें तो 377-378 के आसपास का
भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक महीने में शानदार तेज़ी देखने को मिली है 30% से ज़्यादा की। यहाँ पर भी सर हाल फिलहाल में नतीजे कंपनी के आए वो अच्छे रहे, उसके बाद से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी को कुछ एक ऑर्डर मिलने की भी खबरें थी, ये हमने कुछ दिन पहले ही बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर स्टर्लिंग एंड विल्सन? देखिए, स्टॉक में जब तक अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो और नीचे मिले आए तो जब तक 350 होल्ड है तब तक आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। आई थिंक ये स्टॉक के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और मैंने एक चीज कही थी, 327 328 रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो 355 360 तक ये चला जा सकता है। तो उससे भी उसने एक अच्छा खासा 400 रुपए के आसपास का हाई लगाया। तो अगर आप रखना चाहते हो तो 350 के नीचे जाएगा तो ही इसमें से एग्जिट कर लेना। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है, मोमेंटम के साथ अभी भी स्टॉक बना हुआ है, लेकिन 350 एक मेक और ब्रेक लेवल है क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर भी एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बन चुका है। इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्की कर दें। ठीक, अब चल अगले सेगमेंट के रुख करें। एक छोटा सा ले लेते हैं। राजन राठौर जी बहुत परेशान हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर आगे पता नहीं मौका मिले ना मिले। तो इक्विटास बैंक के ऊपर इनका प्रश्न है। 4000 शेयर इन्होंने इक्विटास बैंक के ले रखे हैं, 93 रुपये 20 पैसे की इनकी खरीद है और अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए सर इक्विटास बैंक को लेकर के? बैंकों में आज वैसे ही दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और अभी अगर हम देखें तो इसमें 4-4.5% की गिरावट आ चुकी है। तो आज तो काफ़ी बुरी हालत है और इनकी खरीद के भाव से भी काफ़ी नीचे आ चुका है। एक महीने में करीब 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि उससे पहले अच्छा खासा चला भी है शेयर, या चार्ट्स पे आप देख सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं सुस्ती दिखाई दे रही है। अभी 5-6 रुपये के नुकसान पे है सर, क्या सलाह रहेगी? देखो, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो 77 से लेके 80 एक मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ पे चाहिए तो आप पोजीशंस को ऐड कर सकते हो। फिर आपका जो स्टॉप लॉस आएगा वो 74 रुपीज का आएगा। तो ये आप स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए सर। ये फिलहाल आपके लिए राय निकल करके आती हुई। चलिए फटाफट जो है, बहुत सारे दर्शकों जो हैं वो कह रहे हैं कि अब इस पर भी बातचीत कर ली जाए। आखिर में ये जो कंपनियां होती हैं इनमें खबरें हैं, इस गिरते हुए बाजार में भी कौन से शेयर चल रहे हैं उस पर नजर डालते हैं और खबरें उसके पीछे क्या हैं और आपको क्या करना है ये बताने के लिए नितलेश जी हैं। तो सबसे पहले जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्स फाइनेंशियल की। मैक्स फाइनेंशियल पे खबर बड़ी इंटरेस्टिंग आई है। एक्सिस बैंक जो है अब कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा करके 16.22% करने की योजना बना रही है, खरीदेगी। और अभी कंपनी के पास जो है एक्सिस बैंक के पास 9.99 यानी करीब 10% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो 5-6% हिस्सा और ज़्यादा खरीदा जाएगा और इस हिस्सा खरीद के लिए एक्सिस बैंक 1612 करोड़ रुपए जो है वो निवेश करेगी। तो मैक्स फाइनेंशियल के लिए अच्छी खबर ये है कि वहाँ पर जो है नया इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है और एक्सिस बैंक जैसा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आ रहा है। और इसके खबर के चलते हम आज देख रहे हैं कि सुबह से ही शानदार मूव मैक्स फाइनेंस के अंदर देखने को मिल रहा है। सर मैक्स फाइनेंशियल का शेयर आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर एक अच्छी खासी मजबूती आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। अब 10% से ज़्यादा की तेज़ी, 873 का लेवल यहाँ पर आ चुका है। अभी क्या कुछ और अपसाइड देखने को मिल सकता है क्या? अगर खरीदारी करना चाहें तो कर सकते हैं। देख, खरीदारी अगर करनी है तो मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपको 100 शेयर्स लेने होंगे तो 20 से 25 ही शेयर लेना, क्योंकि न्यूज और पॉजिटिव ब्रेकआउट मुझे थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि शायद से न्यूज ऑलरेडी आ चुका था मार्केट में, लोगों ने लोअर लेवल से लिया होगा। तो यहाँ पे अगर आप लेते हो तो कम क्वांटिटी लेना, लेकिन समझो अगर इस काउंटर में 850 से लेके 880 ये 30 पॉइंट की रेंज में आने वाले दिनों में अगर कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद 880 को क्रॉस कर देता है तो डेफिनेटली इसमें फिर से क्या कर लेना चाहिए, आपका जो बैलेंस क्वांटिटी है उसमें आप री एंटर कर लेना। आपका स्टॉप लॉस होगा 30 रुपए का। तो ये फिलहाल इस रणनीति के साथ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब अगली कंपनी है वैरॉक इंजीनियरिंग, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि खबर निकल के आई है और यहाँ पर नतीजे बड़े शानदार रहे हैं। 39 करोड़ का घाटा था कंपनी को पहले और पिछले साल, और इस बार कंपनी ने 39 करोड़ के घाटे के मुकाबले 55 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। और Q1 में कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है जो कि 960 करोड़ रुपए पर है। तो ये दो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। हालांकि आय में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये 1792 करोड़ रुपए रही है, लेकिन इन पॉजिटिव खबरों के चलते जो है काफ़ी शानदार मूव तेज़ी शेयर में बनी हुई है। EBITDA मार्जिन जो है कंपनी का वो 10% बढ़ा है। तो ये जो है शेयर आज सुबह 15% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं 13% ऊपर है। तो इस गिरते बाजार में भी ये 15% की तेज़ी 13% की तेज़ी को होल्ड करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। वैरॉक इंजीनियरिंग हालांकि पिछले एक महीने में काफ़ी सुस्त रहा, लेकिन
आज की इस रैली को देखते हुए इसने करीब 10% के आसपास का मूव एक महीने में आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 6 महीने में करीब 40% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। सर, कैसे देख रहे हैं वैरॉक इंजीनियरिंग, शानदार नतीजे और नतीजों के बाद शेयर में अच्छी तेजी? सर एक बार स्टॉक का नाम बोलो। वैरॉक इंजीनियरिंग, VARROC, वैरॉक इंजीनियरिंग, ENGINEERING, वैरॉक इंजीनियरिंग अभी 388 का भाव देखने को मिल रहा है और शानदार मूव 13% के आसपास की तेजी आज देखने को मिल रही है, 13-13.5% के आसपास की। देखो रैली कंटिन्यू होना चाहिए। 407 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इस लेवल को क्रॉस करता है तो और तेजी देखने को मिल सकती है। और एक चीज का ध्यान रखें, अभी इसके ऊपर लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर लोअर लेवल के आसपास किस करंट से मिलता है मार्केट में, अगर कुछ गिरावट आती है और 350 जहां से उसने एक रैली की है, 350 से लेके 345 ये रेंज में अगर आता है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना होगा वो होगा 335 रुपीज का, क्योंकि ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। लेकिन इतना बड़ा मोमेंटम के बाद थोड़ा सा स्टॉक में देखना पड़ेगा कि कैसे प्रेशर होता है। 407 रुपए के ऊपर निकलता है तो मोमेंटम वैसे 460 के आसपास का चल सकता। ठीक, चलिए अगली खबर लेकर के आते हैं। और एक और कंपनी में जो शानदार मूव देखने को मिल रहा है वो है FDC लिमिटेड। यहाँ पर भी आज हम देख रहे हैं कि सुबह से एक अच्छी तेजी बनी हुई है, रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं कंपनी के और रिजल्ट्स के चलते ही ज़्यादा मोमेंटम शेयरों में देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो मुनाफा है उसमें हमने देखा कि करीब 55% से ज़्यादा का बढ़त देखने को मिली और ये 109.88 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो आय में हालांकि ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, 10% के आसपास की बढ़ोतरी रही है। 565.79 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। इसके अलावा जो है अगर कंपनी की जो सबसे बड़ी खबर है जिसकी वजह से आज जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो ये है कि कंपनी शेयर बायबैक करने का कंपनी ने ऐलान किया है और ये बायबैक होगा 500 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। तो अभी 400-450 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है, तो 500 रुपये पे कंपनी शेयर बायबैक करेगी। 1.87% शेयर जो है वो कंपनी वापस खरीदेगी और इसके लिए कंपनी 155 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। और इस खबर के चलते आज हम देख रहे हैं सुबह से ही 5% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। शायद गलती से गिरावट हो गया, बढ़त देखने को मिल रही है यहाँ पर। और 6% से ज़्यादा का मूव यहाँ पर आज भी देखने को मिल रहा है। 414.30 ये मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 24% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में 56% का रिटर्न शेयर ने दिया है। तो शानदार मूव सर देखने को मिल रहा है। अब शेयर बायबैक की भी खबर आ गई है, 500 रुपये पर शेयर पे होगा। आप कैसे देख रहे हैं चार्ट्स पे? नई खरीदारी का मौका है क्या यहाँ पे? देखो अगर हम लोग चार्ट को देखेंगे तो अच्छा खासा एक लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली थी। 350 के आसपास का एक ब्रेकआउट था और उसी लेवल के आसपास अभी भी चल रहा था, मतलब 414 के आसपास। मतलब प्रीवियस जो स्विंग था 18 जून 2021 में लगा था, तो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए एंटर ना करें, उसको अवॉइड कर देना। मैं ये चीजें क्यों कह रहा हूँ, फ्रेश हाई ब्रेक जब होता है तो जल्दी बाइंग नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक अगर आप सीमेंस के चार्ट को देखोगे, सीमेंस में भी सिमिलर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आया था और वहां पे जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई होगी और वैसे ही यहाँ पे पोजीशंस शॉर्ट साइड की बनी थी। तो ये लेवल्स ब्रेकआउट होने के बाद मेरे हिसाब से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो इस स्टॉक को अवॉइड करें। जो दूसरा स्टॉक थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वहां पे अगर कुछ क्वांटिटी मिलती है तो डेफिनेटली वहां पे आप पोजीशंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे कि इसके पीछे का मैं एक लॉजिक बता देता हूँ, जो मैं अभी चीज कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अभी देखो लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी में प्रीवियस जो टॉप था वो ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा था, तब सब लोग बाइंग का रिकमेंडेशन दे रहे होंगे या फिर कर रहे होंगे। मैंने मेरे क्लाइंट्स को बोला था कि 1:15 के बाद इसका स्ट्रक्चर देख लेना और वहीं पे देखो 19,600 का आसपास हाई लगा के मार्केट ने फिर से ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का डीप दिखाया। मतलब मुझे एक ही बात यहाँ पे कहनी है कि सबको जो ब्रेकआउट दिखेगा वो ब्रेकआउट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो थोड़ा सा अलग वे में जाके आपको काम करना पड़ेगा। स्टॉक 340 से लेके 415 ये लेवल तक चल चुका है, तो थोड़ा सा ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फेवर में नहीं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर फेवरेबल नहीं दिखाई दे रहा है, ये कहना है। अगली कंपनी जो है जहाँ पर कि अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही वो है जेनसर टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर जो खबरें हैं वो ज़रा स्क्रीन पर लेके आइए। और यहाँ पर खबर ये है कि
एफआईज की तरफ से Q1 के अंदर कंपनी में हिस्सा बढ़ाया गया। तो एफआईज बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2% से ज़्यादा एफआईज ने अपना हिस्सेदारी बढ़ाई है और ये हिस्सेदारी 10.5% से बढ़ा करके 12.6% की है। तो एफआईज की जो बाइंग है उसके चलते आज यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में 34%, 6 महीने में 96% से ज़्यादा, यानी ऑलमोस्ट डबल होता हुआ शेयर दिखाई दिया है। और आज भी हम देख रहे हैं 4-4.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह हम देख रहे थे करीब 5% ज़्यादा की तेज़ी थी, लेकिन अभी अगर मौजूदा भाव देखें तो भी 4.5-5% की मजबूती देखने को मिल रही है। 510.15 जेनएसआर टेक्नोलॉजी सर करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको? देखो, इस स्टॉक को डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रखें, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें काउंटर प्ले करना पसंद करूंगा। एक बार के लिए 500 के नीचे ट्रेड करता है, 490 का एक लो वगैरह लगा के, फिर से 500 रुपए के ऊपर निकलता है, तो डेफिनेटली इसमें क्या कर सकते हो आप, पोजीशंस बना सकते हो। 488 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो लोअर से एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बन चुका है। ऑलरेडी इसका जो ब्रेकआउट था वो 303, 310 ये एरिया के आसपास था, तो अभी ये फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। लेकिन देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कभी भी ट्रेड नहीं लेता हूँ, तो यहाँ पे जो वीक बायर्स है उनको निकालने के लिए मार्केट शायद से 490 का लो लगाएगा, सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके। अगर फिर से 500 रुपए के ऊपर निकलता है तो हमारे पास स्टॉप लॉस बनेगा नीचे के साइड में, वो होगा 488 रुपीज का। स्टॉक को ध्यान में रखे, अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो मैंने ट्रैपिंग चीज कही है उसको अगर मार्केट ले लेता है तो उसके साथ ये मोमेंटम जरूर। जी, चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और ट्रेंड में आपको बता दें कि रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिले हैं कंपनी के, और उसके चलते तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो मुनाफा है पहली तिमाही का, उसमें 44% की बढ़त देखने को मिली है और ये 148.27 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की आय 53% बढ़ी है और ये 1652.86 करोड़ रुपए रही है। और अच्छे नतीजों के चलते जो है हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। और ख़ास तौर से कंपनी का जो एक कारोबार है जिसमें कि फूड ग्रोसरी कारोबार है, वहाँ पर ऑपरेटिंग आय जो है अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये 33% बढ़ी है। इन तमाम चीज़ों के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में जो है सुबह करीब 4% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही थी, अब 6.5% ट्रेंड का शेयर ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1903 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, ट्रेंड कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे सर? इन लेवल्स पे क्या कुछ स्ट्रेटजी प्लान की जा सकती है या अभी रैली आ चुकी है, दूर रहने की सलाह रहेगी? देखो, काफी बढ़िया रैली आ चुकी है। स्टॉक को मैंने देखा नहीं था, मैं देखने से पहले यही चीज कहना चाह रहा था कि 1780 जब ब्रेकआउट करेगा तो मोमेंटम आएगा, लेकिन मैं स्टॉक को ट्रैक नहीं कर रहा था। लेकिन लेवल जो थे मेरे दिमाग में थे कि मैंने इसको ऊपर स्टूडेंट्स को एक चीज कह के रखी थी, 1780 जिस भी दिन ये ब्रेकआउट करेगा तो एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन वो मोमेंटम देखो, अगर हम लोग देखेंगे तो कल और आज ये स्टॉक ने जो अपना काम था वो कर चुका है। अभी लोग 2000 के चक्कर में आएंगे और यहाँ पे फ्रेश बाइंग करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये लेवल जो होंगे वो बाइंग के नहीं है। यहाँ से भी मोमेंटम आ सकता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मोमेंटम नहीं आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। कुछ स्टॉक्स अगर नीचे मिल गए तो डेफिनेटली वहां पे एंटर करना चाहिए। जैसे कि मैं विप्रो को कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहा हूँ, हालांकि स्लो मूवर है। लास्ट समय भी हम लोगों ने कहा था कि 400 का एरिया मेक और ब्रेक लेवल है, 400 के आसपास लेना है, 380 तक एक्युमुलेट करना है। आज अगर उसका भाव देखोगे तो 420 के आसपास का ट्रेड है। तो वीकली चार्ट के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन विप्रो में भी बन रहा है, तो विप्रो में भी आप थोड़ा सा चाहिए तो पोजीशंस बना सकते हो, लेकिन ट्रेंड में थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो मिस। जी, चलिए इस बीच चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं। और जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए अगली कंपनी। यहाँ पर भी खबरें निकल करके आई हैं और खबरें हैं सुजलॉन एनर्जी को लेकर के। और सुजलॉन एनर्जी शानदार मूव इसने जो है रिटर्न दिया है और खबर अब यहाँ पर ये है QIP को मंजूरी दे दी है कंपनी के बोर्ड ने और इसके ज़रिए QIP के ज़रिए कंपनी 2000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना कंपनी की है। और हालांकि इसमें ये भी कहा गया है कि जो QIP का फ्लोर प्राइस रखा गया है वो 18.44 रुपये रखा गया है और 500 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त QIP लाया जाएगा उसके लिए कहा गया है कि 5% से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। रकम का जो इस्तेमाल करेगी कंपनी वो कर्ज जो कंपनी के ऊपर है उसकी अदायगी के लिए करेगी। और हम देख रहे हैं कि आज कंपनी के शेयर में अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। शेयर में 5 दिन के अंदर 10%, 1 महीने में 17 और 6 महीने में 122% से ज़्यादा की बढ़त। सर क्या करना चाहिए? अब सवाल भी बहुत आने लगे हैं अब तो सुजलॉन एनर्जी को लेकर के
बहुत लोगों ने हाथ जलाए भी हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 7-8 रुपए पे जिन्होंने पैसे लगाए और अब उनका पैसे डबल से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दोनों के लिए आपकी राय? देखिए डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। लास्ट टाइम भी 9 रुपए सॉरी 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब भी मैंने कहा स्टॉक को होल्ड करो। और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में 25 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जिनके पास पोजीशन है वो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो है 18 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशन हल्के कर देना, क्योंकि स्टॉक फैंसी हो चुका है। हर कोई सुजलॉन रिकमेंड करेगा, हर कोई सुजलॉन के बारे में कुछ नया स्टोरी लेके आएगा। तो जिनके पास है वो 18 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ये 21 रुपए को निकाल देता है तो फिर ये 25 रुपए तक की चाल और उसके बाद 30 रुपीज का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करें। और इधर योगी जी भी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सर सुजलॉन 3500 ले रखे हैं 14 रुपए के भाव पे, मुनाफा बांध लिया जाए? अभी रुक जाइए सर, अभी नितलेश जी ने बोला है कि होल्ड करके चलिए अभी। तो और जो आपको स्टॉप लॉस बता, चीज करो, क्या करें सर? 50% एटलीस्ट 50% क्वांटिटी बुक कर लो अगर लोअर लेवल का है, और बाकी का जो ट्रेड करके आप चल सकते हो। मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने ये सुजलॉन को 2 रुपए 40 पैसे या फिर 4 रुपए 40 पैसे के आसपास कुछ क्वांटिटी ली थी, 2 लाख के आसपास। और उनका कहते हैं ना कि काफी बुलिश थी स्टॉक के ऊपर उस समय के ऊपर, लेकिन वो स्टॉक 4-5 रुपए चला गया और उसके बाद उन लोगों ने वो निकाल दिया था। ये अगर हम लोग बात करेंगे ना, ये काफी पुरानी बात है। मतलब इसके पहले जो लो लगाया था वहां का कोविड के आसपास का ही कुछ लो होगा, 2 रुपए 40 पैसे या फिर 4 रुपए 40 पैसे, ऐसा कुछ 2-3 रुपए लेके वो बाहर निकले थे। तो कभी कभार कैसे होता है कि वो होने के बाद पता चलता है, जैसे कि वो आता है ना कि विप्रो के स्टॉक में आपने इतने लगाए होते तो इतने होते। तो वैसे चीजें जो मिला है वो एटलीस्ट 50% बुक कर लेना, वो हो जाएगा। तो 50% आप चाहो तो बुक कर लो। 3500 शेयर हैं आप योगी जी आपके पास, आप चाहें तो 1500-1600 शेयर निकाल दीजिए, बाकी रखे रहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए जो बताया गया है, और उसके बाद से फिर आगे जब मुनाफा होगा तो मिठाई हमारे पास भी भिजवा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं, और वो है फोर्स मोटर। फोर्स मोटर में भी आज काफ़ी फोर्स के साथ तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी को 12.5 करोड़ का घाटा था पिछले साल, और इस बार 70 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी को मुनाफा हुआ है। तो शानदार नतीजे कह सकते हैं फोर्स मोटर्स के। कंपनी की आय भी 53% बढ़कर के 1498 करोड़ रुपए रही है। एबिटा मार्जिन्स काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं, वहाँ पर अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। और आज हम देख रहे हैं इन तमाम खबरों के चलते फोर्स मोटर के शेयर में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, और अपर सर्किट लगता हुआ। और अभी हम सुजलॉन पे बातचीत करें, सुजलॉन पे भी अपर सर्किट लग चुका है। 5% का अपर सर्किट वहाँ पर लगा हुआ है। फोर्स मोटर पे 10% का अपर सर्किट लगा हुआ है। 3040 ये मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी कुछ करना चाहिए सर जिन्होंने ले रखे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी शानदार रहे हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए? 6 महीने के अंदर ये शेयर भी डबल हो गया है। डबल क्या मतलब 126% से ज़्यादा का रिटर्न इसने पिछले 6 महीने में दिया है। अब इस रैली के बाद क्या करें सर? देखो, जिनके पास है वो एटलीस्ट 60-70% को लॉक कर लीजिए, और उसके बाद जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके जो प्रीवियस स्विंग हाई था, मतलब 2800 के आसपास, वहां पे लेके चल सकते हैं। इसके नीचे जाएगा तो